रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आप लोग को कई कई तरीके की क्राइम की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन आज की जो कहानी है ये मेरे सभी व्यूवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है। और इस कहानी को आप लोग पूरा सुनेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है शाहजहांपुर। और इसी शाहजहांपुर में एक गांव आता है धनौरा गांव। और इसी धनौरा गांव में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम हेमेंद्र है। हेमेंद्र अपने माता पिता के साथ में रहा करता है। जो परिवार है उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक परिवार है, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है। यूँ कहें एक मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे। यानी घर के अंदर जो पिता है वही कामकाज करते हैं, वही अगर कुछ पैसा कमा के लाते हैं तो उससे ही पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। धीरे धीरे जो हेमेंद्र था ये बड़ा होने लगता है। अब हेमेंद्र के पास वैसे तो कोई काम था नहीं, लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तो परिवार वालों को फिक्र होती है कि बेटे की शादी करना चाहिए। लिहाजा अब हेमेंद्र के घर वाले सारे रिश्तेदारों से कह देते हैं कोई लड़की हो तो बताओ। जगह जगहों पर जाकर लड़की बताई जाती है, लड़की ढूंढी जाती है। आखिरकार एक लड़की जिसका नाम होता है रिंकी उर्फ किरण, इसके साथ में हेमेंद्र का रिश्ता तय हो जाता है। बाकायदा रस्म रिवाज रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है। शादी होने के बाद में रिंकी उर्फ किरण जो होती है वो हेमेंद्र के घर उसकी पत्नी बन के आ जाती है। दोनों ही पति पत्नी बेहद अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, जो हेमेंद्र के पिता थे वो जो भी पैसे कमा के लाते थे उसी से पूरे परिवार का खर्चा चल रहा था। लेकिन अब जो पत्नी रिंकी थी वो कभी कभी हेमेंद्र से बाजार जाने के लिए पैसे मांगती, कभी कुछ ज़रूरतों के लिए पैसे मांगती। लिहाजा हेमेंद्र को भी लगने लगा था कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो आखिरकार कब तक अपने पिताजी से पैसे मांगेगा। बेहतर यही है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और आगे आने वाले समय में उसके बच्चे भी होंगे। यानी ज़िंदगी अपने कदमों पर ही खड़े होकर जीनी है, अपने पैरों पर खड़े होकर जीनी है, तो क्यों ना काम की तलाश की जाए। लिहाजा हेमेंद्र सोचता है कि धनौरा गांव में रहकर कामकाज मिल पाना ये बड़ा मुश्किल है। लिहाजा अपने दोस्तों वगैरह से बात करता है। तो आखिरकार ये अपनी पत्नी को लेकर हरिद्वार चला जाता है। वहाँ पर इसका कोई दोस्त इसका काम का जुगाड़ करा देता है। हरिद्वार में पहुँचता है और हरिद्वार में एक जगह लगती है भगवानपुर। ये इसी भगवानपुर में रहने लग जाता है और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में एज ए कर्मचारी ये काम करने लगता है। अब हेमेंद्र कर्मचारी के तौर पर प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है। इधर जो पत्नी रिंकी थी ये भी दिन दिन भर खाली रूम पे रहा करती, पढ़ी लिखी थी, तो सोचती है क्यों ना पति काम करता है मैं भी काम करूं, और हो सकता है कि अगर मुझे भी अच्छी खासी नौकरी मिल जाए तो परिवार का जो भरण पोषण है वो और अच्छे से हो सकेगा। लिहाजा जब रिंकी नौकरी ढूंढती है तो संजोग से इसको भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब दोनों पति पत्नी यानी रिंकी और हेमेंद्र दोनों कामकाज करते हैं, बेहतरीन तरीके से कामकाज करते हैं। कभी इस फैक्ट्री में तो कभी दूसरी कंपनी में, हल्के हल्के प्रमोशन भी होता है। उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं सिडकुल थाने में। और सिडकुल थाने में अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पर जो हेमेंद्र होता है उसकी भी जॉब ट्रांसफ़र होकर आई थी, अच्छी पोस्ट मिल गई थी, और जो रिंकी है वो भी आ गई थी। यानी अब दोनों ही पति पत्नी काम करते थे और दोनों ही पत्नी पत्नी अच्छा पैसा कमा रहे थे। और इस वजह से हेमेंद्र अपने माता पिता को भी अच्छा खासा पैसा भेजने लगा था। माता पिता को अच्छे तरीके से पैसा भेजा जा रहा था, माता पिता भी खुश थे। पहली बात तो इससे खुश थे कि बहू और बेटा दोनों नौकरी कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये भी परिवार के लिए खुशी थी कि उनको भी खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हैं। लिहाजा परिवार में खुशियाँ तमाम थी। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट जैसी चलना चाहिए थी वैसी चल रही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि इस परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। दरअसल इसके बाद में एक तारीख आती है। तारीख होती है 19 मार्च साल 2023। और इसी 19 मार्च साल 2023 को जो हेमेंद्र के पिता हैं वो रिंकी के मोबाइल पर कॉल लगाते हैं। और कॉल लगाने के बाद में कहते हैं कि बिटिया कैसी हो। रिंकी कहती है कि ठीक हूँ पिताजी। तो उसके बाद में हेमेंद्र के पिता कहते हैं कि हेमेंद्र को मैं पिछले 3 दिनों से कॉल लगा रहा हूँ, ना तो उसका कॉल लग रहा है, और वैसे अक्सर वो मुझे फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन ना उसने फ़ोन किया है। कहाँ है, क्या बात है, कम से कम उससे मेरी बात कराओ। तो जो रिंकी है जो अपने ससुर के मुंह से ये बातें सुनती है कि फ़ोन नहीं लग रहा है, ये तुरंत अपने ससुर से कहती है कि दरअसल पिछले 8 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके जो पति हैं हेमेंद्र ना जाने कहाँ चले गए हैं। और शुरुआत में मैं समझ रही थी कहीं काम से गए होंगे या फिर दोस्तों यारों के साथ कहीं घूमने निकल गए होंगे, फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा।
लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मैं परेशान होती गई, लेकिन मैं अकेली थी, करती तो क्या करती, इसलिए कहीं ढूंढ भी नहीं पाई। और अब आकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। पिताजी कुछ भी कर मेरे जो पति हैं हेमेंद्र, उनको ढूंढ दो। अब जैसे ही हेमेंद्र के पिताजी ये बात सुनते हैं कि पिछले 8 दिनों से गायब है, हेमेंद्र के पिता सोचते हैं कि क्या हो गया, अच्छा भला आदमी था, अच्छा खासा काम कर रहा था, न जाने कहाँ चला गया। वो तो संजोग से मैंने बहू को फ़ोन कर लिया तो पता चल गया, अन्यथा इस बारे में मुझे कुछ कानो कान खबर भी नहीं होती। अब पिता बहू की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे। अच्छा खासा भला उसका बेटा उसकी बहू दोनों नौकरी कर रहे थे, परिवार का भरण पोषण अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से उसका बेटा कहाँ गायब हो गया। लिहाजा अब ये जो पिता था ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से भागता है, सीधा हरिद्वार पहुँचता है। हरिद्वार में इसी सिडकुल थाना पहुँचता है। सिडकुल थाना में पहुंचने के बाद में पुलिस को कंप्लेंट लिखाता है और कहता है कि साहब, इसी सिडकुल थाने में मेरा बेटा 2 महीने पहले सेटल हुआ है और यहीं पर एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन पिछले 8 दिन से वो लापता है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि पिछले 8 दिनों से लापता है, तो पुलिस वाले इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर 24 से 25 घंटे या फिर 30 घंटे के आसपास होते हैं तो पुलिस कहती है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कहीं चला गया हो। लेकिन इस मामले में 8 दिन गुजर चुके थे, इसलिए पुलिस थोड़ी हैरान भी होती है। उसके बाद में पुलिस सारी डिटेल लेती है तो पता चलता है कि जो बेटा है ये हरिद्वार के अंदर तो बहुत पहले से रह रहा है, भगवानपुर में रह रहा है, लेकिन इसी सिडकुल थाने में ये पिछले 2 महीने पहले ही सेटल हुआ है। लिहाजा पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस मामले में पूरी रिपोर्ट दर्ज कर सबसे पहले अब जो हेमेंद्र के पिता थे उनसे पूछताछ करती है। सबसे पहला सवाल उनसे यही होता है कि तुम्हारे बेटे की यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर गांव के अंदर किसी से कोई दुश्मनी थी, पैसों का किसी से कोई लेन देन रहा हो, ज़मीनी कोई विवाद रहा हो, क्योंकि पुलिस सबसे पहले इन्हीं सारे एंगल्स पे छानबीन शुरू करती है, क्योंकि यहाँ से अगर पुलिस को कोई मोटिव मिल जाता है तो कातिल का पता लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। लिहाजा जो पिता हैं वो कहते हैं कि साहब, पिछले 2-2.5 साल से तो मेरा बेटा हरिद्वार के अंदर ही रह रहा है और 2 महीने पहले वो सिडकुल थाने में सेटल हुआ है, तो भला यहाँ पर उसकी क्या किसी से दुश्मनी रही होगी। मामूली सा एक कंपनी में नौकरी करता है, ऐसा भी नहीं कि उसका करोड़ों का कारोबार है कि पैसे का किसी से लेन देन हो गया हो या फिर ज़मीनी विवाद हो गया हो या कहीं उसने प्लॉट खरीद लिया हो। ये सारी चीज़ें ये पिता कहता है गांव में भी उसका किसी से कोई विवाद नहीं रहा, दोनों पति पत्नी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उसके बाद में इस तरीके की खबर मिल गई। लिहाजा पुलिस जब पाती है कि हेमेंद्र के पिता से भी कुछ ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है कि जिससे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी छानबीन को आगे बढ़ा सके, इसलिए पुलिस अब इस रिंकी उर्फ किरण यानी हेमेंद्र की पत्नी से पूछताछ करती है। और जैसे ही हेमेंद्र की पत्नी से पूछताछ की जाती है तो हेमेंद्र की पत्नी भी पुलिस को वही सारी बातें बताती है जो ऑलरेडी उसके ससुर ने बताई थी। कहती है, गरीब आदमी है साहब, हमारा किसी से क्या झगड़ा, क्या रंजिश, क्या किसी से पैसों का लेन देन, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किसने हमारे पति को गायब कर दिया है, क्या हुआ है। लिहाजा पुलिस इन दोनों के जो बयान थे वो बयान लिखवाती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस पूरे मामले में अपनी छानबीन शुरू करती है। पुलिस वाले ये तो बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा क्लू मिलने वाला नहीं है जिससे इस मामले को सुलझाया जा सके, क्योंकि मामला उसके क्षेत्र का नहीं है, बेटा यहाँ पर रहता था, पिता को कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है, अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है। उस जगह पर पहुंचती है जहां पर हेमेंद्र काम किया करता था, वहां पर सारे लोगों से पूछताछ करती है, या फिर हेमेंद्र के आस पड़ोस में रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उन सबसे पूछताछ की जाती है, या फिर हेमेंद्र से मिलने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो हेमेंद्र को पर्सनली जानता हो उससे मुलाकात की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को कड़ी मशक्क़त के बाद भी कहीं से कोई सुराग, कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे बढ़ा सके। पुलिस वहीं की वहीं रुकी हुई थी। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, दोस्तों हफ्तों का समय गुजर जाता है। और हफ्तों का समय गुजर जाने के बाद जब पुलिस सोचती है कि आखिरकार हमने हर कोशिश कर ली और किसी भी कोशिश से हमें ना तो कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिला, ना तो कोई ऐसा क्लू मिला कि जिससे इस केस में हम अपनी छानबीन को थोड़ा आगे बढ़ा सकें, लिहाजा 8 से 10 दिन जब गुजर जाते हैं तो पुलिस को ऐसा लगता है कि इस मामले में हमें टेक्निकल टीमों का सहारा लेना चाहिए। अब जो मामला इतना ज़्यादा उलझा हुआ है तो पुलिस आमतौर पर ऐसे मामलों में टेक्निकल टीम का सहारा लेती है। अब दोस्तों जैसे ही टेक्निकल टीम का सहारा लिया जाता है और जो हेमेंद्र था उसकी लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली जाती है,
तो पुलिस को इस सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिससे पुलिस को लगता है कि शायद इस केस के राज से पर्दा उठाया जा सके। दरअसल पुलिस को उस कॉल डिटेल में एक मोबाइल नंबर मिला था। अब जब पुलिस उस मोबाइल नंबर के बारे में सीधा सीधा हेमेंद्र की पत्नी रिंकी से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद इस मोबाइल नंबर से कुछ राज खुल सके। लेकिन जो रिंकी होती है वो कहती है कि ये जो नंबर है ये हेमेंद्र के दोस्त का नंबर है, और जो दोस्त है ये सिडकुल थाना में रहा करता था। तो अक्सर जब हम लोग वहाँ पर रहा करते थे तो इसका आना जाना भी होता था और कई कबार ये बातें कर लिया करता था। तो इस मामले में भी अब पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग सोच रहे थे कि मामला खुल जाएगा, लेकिन ये तो महज उसके एक दोस्त का नंबर है। उसके बाद में पुलिस लास्ट लोकेशन निकालती है, तो लास्ट लोकेशन हेमेंद्र की सिडकुल थाना में ही मिलती है। अब लास्ट लोकेशन सिडकुल थाना में होना, इसलिए पुलिस फिर से रिंकी से पूछताछ करती है कि सिडकुल थाने में लास्ट लोकेशन मिली है, तुम्हें इसके बारे में कुछ नॉलेज है या फिर नहीं। तो रिंकी बताती है कि जब हम लोग सिडकुल थाना में रहा करते थे और उसके बाद में हम लोग जो भगवानपुर थाना है वहाँ पे रहा करते थे, उसके बाद में हम लोग जब सिडकुल थाने में शिफ्ट हो गए तो लास्ट लोकेशन भगवानपुर की मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो पति था वो अक्सर इस भगवानपुर में जाया करता था। और शुरुआत में शायद मैंने आपको गलत बता दिया, जो लास्ट लोकेशन मिली थी हेमेंद्र की वो भगवानपुर थाना में मिली थी, जहाँ पर ये लोग पहले रहा करते थे। लिहाजा पुलिस को कॉल डिटेल लास्ट लोकेशन से ये लग रहा था कि शायद ये केस सुलझ जाए, लेकिन ये केस महज अभी उलझा का उलझा ही था। जिस तरीके से पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की थी, ये केस अभी तक वहीं पर अटका हुआ था। महज एक कोरे कागज़ पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया था, यानी पूरा केस कोरे कागज़ की तरह था। मार्च में 19 मार्च को ये पूरी घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद में मार्च का पूरा महीना गुजर जाता है, अप्रैल का महीना आ जाता है, 10 से 15 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी सस्पेक्ट नहीं मिला था कि जिससे पुलिस कम से कम इस केस के अंदर अपनी छानबीन की सही तरीके से शुरुआत भी कर सके। अब पुलिस वालों की हर कोशिश नाकामयाब जारी थी। हर कोशिश पुलिस वालों की ऐसी थी कि जैसे पहली कोशिश हो। किसी भी तरीके से जब पुलिस को कोई सबूत, कोई एंगल ऐसा नहीं मिलता है तो पुलिस का कहीं ना कहीं अब जो शक था ये परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। और सबसे पहले जब पुलिस इस पूरे मामले को अपने दिमाग में इसका रिवीजन करती है तो पता चलता है कि जो हेमेंद्र की पत्नी है रिंकी को जब उसके ससुर ने जो हेमेंद्र के गायब होने के 8 दिन के बाद कॉल किया तो उसने बताया कि उसके पति 8 दिन से गायब हैं। लेकिन अगर पति 8 दिन से गायब हैं तो भला रिंकी ने इस पूरे मामले की जानकारी पिता को क्यों नहीं दी, या फिर अपने ससुराल में किसी को क्यों नहीं दी, अपने मायके में किसी को क्यों नहीं दी, या फिर अगर किसी को भी जानकारी नहीं दी थी तो फिर पुलिस थाने में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। लिहाजा पुलिस का जो शक था अब कहीं ना कहीं रिंकी के ऊपर जाता है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे मामले होते हैं कि अगर पति की हत्या हुई है तो बहुत मुमकिन होता है कि उस हत्या के अंदर पत्नी का भी हाथ हो, या फिर पत्नी की हत्या होती है तो बहुत मुमकिन होता है कि उसमें पति का हाथ हो। लिहाजा पुलिस के पास में शक के सिवा कुछ और दूसरा सबूत नहीं था। शक के आधार पर रिंकी को गिरफ्तार किया भी नहीं जा सकता था। इसलिए पुलिस अब रिंकी के आस पड़ोस वाले लोगों से पूछती है रिंकी का किरदार कैसा था, रिंकी का चालो चलन कैसा था, रिंकी के रिश्ते उसके पति हेमेंद्र के साथ में कैसे थे। लेकिन कहीं से भी पुलिस को ऐसा पता नहीं चलता है कि रिंकी के रिश्ते कैसे थे या फिर उसका चालो चलन कैसा था, क्योंकि 2 महीने पहले ही वो सिडकुल थाना क्षेत्र में शिफ्ट हुई थी। लिहाजा पुलिस फैसला करती है कि रिंकी के मोबाइल का CDR निकालना चाहिए। अब जैसे ही रिंकी के मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो CDR के अंदर एक ऐसा मोबाइल नंबर होता है जिस मोबाइल नंबर पर रिंकी ने घंटों घंटों बात की है। जब इस तरीके का नंबर पुलिस को मिलता है तो पुलिस सोचती है कि शायद ये नंबर रिंकी के किसी परिवार वाले का, किसी रिश्तेदार का हो। लिहाजा अब पुलिस उस नंबर के बारे में छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये नंबर फला व्यक्ति का है। इसलिए पुलिस सीधा रिंकी से ना पूछते हुए जो रिंकी के ससुर होते हैं यानी हेमेंद्र के जो पिता होते हैं उनको वो नाम और वो मोबाइल नंबर दिखाया जाता है और कहा जाता है क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो, क्योंकि पुलिस सोच रही थी अगर कोई रिश्तेदार होगा तो हेमेंद्र के पिता पहचान लेंगे। लेकिन हेमेंद्र के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि साहब इस नाम को और इस मोबाइल नंबर को मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब लिहाजा पुलिस का जो शक था थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और पुलिस सोचती है कि इस मामले में ज़रूर से ज़रूर कोई अवैध संबंधों वाली कहानी है। अभी भी पुलिस के पास में शक के अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं था, यानी एक व्यक्ति है जिससे जो रिंकी है वो बात करती है, लेकिन इसके गायब होने से, हेमेंद्र के गायब होने से इस पूरे बातचीत का क्या मतलब है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्या इसमें संबंध है, ये सारी चीज़ें अभी भी पुलिस के लिए अनसुलझी थी। लिहाजा अब जो पुलिस थी जो हेमेंद्र के
मोबाइल नंबर से जिस लड़के ने बात की थी और जो रिंकी थी जिससे बात किया करती थी, ये सारी चीज़ें मैच करती है। उसके बाद में रिंकी जिस व्यक्ति से बात करती थी उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली जाती है। जैसे ही लास्ट लोकेशन निकाली जाती है तो जो 19 मार्च वाला दिन था, उसी दिन की ये बात है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास रात के रिंकी जिस मोबाइल पर बात किया करती थी वो मोबाइल नंबर और जो उसके पति हेमेंद्र हैं, दोनों की जो मोबाइल की लोकेशन थी वो सेम जगह पे थी, एग्जैक्ट बगल में। अब जब इस तरीके से पता चलता है कि दोनों ही एक जगह थे और ये जो व्यक्ति है रिंकी से बात भी करता है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें शक के अलावा कुछ और बचा नहीं था। इसलिए पुलिस अब रिंकी को तुरंत उठाती है। उठाने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर तो रिंकी पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, चूँकि रिंकी कोई पेशेवर कातिल तो थी नहीं, इसलिए रिंकी भी कहीं ना कहीं पुलिस के सवालों के सामने टूटती है और टूटने के बाद में एक अजीब कहानी पुलिस को सुनाती है। दरअसल रिंकी पुलिस को बताती है कि साहब ये बात उस समय से शुरू होती है कि जब मैं और हेमेंद्र भगवानपुर थाने में आकर नौकरी करने लगे थे। हेमेंद्र जिस कंपनी में नौकरी करते थे उस कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम था और कंपनी ने बहुत सारे ट्रक खरीद रखे थे और उन पर अलग अलग तरीके से ड्राइवर को रखा गया था। जितने भी ड्राइवर होते थे ये कंपनी के लिए काम करते थे और कंपनी के जो भी कर्मचारी होते थे, ड्राइवर हों या फिर कंपनी के अंदर काम करने वाले, सब लोग एक दूसरे से मिला जुला करते थे। और एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम था शाहरुख। जो शाहरुख था वो भी धीरे धीरे हेमेंद्र से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इन दोनों की इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है क्योंकि दोनों ही यूपी के रहने वाले थे, एक ही इलाके के रहने वाले थे। अब यूपी वाली बॉन्डिंग होती है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, आए दिन साथ में घूमने जाते हैं। जब कभी भी छुट्टी होती बाहर घूमने जाते हैं, कभी फास्ट फूड खाते हैं तो कभी शराब पीते हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो होता है जो नहीं होना चाहिए था, यानी अब ये दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। अब हेमेंद्र के घर पे हेमेंद्र की पत्नी थी और हेमेंद्र को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि किसी गैर इंसान को घर पे लेके आना ठीक नहीं है, जबकि उसके घर पर एक महिला है। दूसरी तरफ जो शाहरुख था वो शैतान के रूप में हेमेंद्र के घर आता है। हेमेंद्र के घर आने के बाद में कभी उसकी पत्नी के हाथ का पकवान खाता तो उसके पकवान की तारीफ़ें करता। अब जैसे ही पकवान की तारीफ़ें जो रिंकी थी वो शाहरुख के मुंह से सुनती, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। अब ये जो तारीफ़ों के पुल बांधने खाने से शुरू हुए थे, धीरे धीरे रिंकी के ऊपर चले जाते हैं। अब आए दिन रिंकी की तारीफ़ होने लगी थी, रिंकी भाभी ऐसी हैं, रिंकी भाभी ऐसी हैं। दोस्तों यूँ कहूँ तो किसी भी रिश्ते में मजाक जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग मजाक करते हैं उनकी नीयत में खोट होती है। इसलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि कोई भी रिश्ता दुनिया में मजाक के लिए नहीं बना है। अगर दुनिया में कोई रिश्ता मजाक के लिए बना होता तो आप लोग देखते हैं कि जितने भी रिश्तों में क्राइम होते हैं उसमें मजाक ही सबसे बड़ा रीज़न बनती है। क्योंकि पहले लोग मजाक करते हैं, मजाक में डबल मीनिंग बातें करते हैं, उसके बाद सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं। और यही कुछ रिंकी और शाहरुख के बीच में हुआ। इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बॉन्डिंग बनी, डबल मीनिंग बातें स्टार्ट हुई और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक तरीके से जो मोहब्बत इनकी परवान चढ़ने लगी और इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार हो जाता है। आए दिन इन दोनों के बीच में बैठना बिठाना ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब जो हेमेंद्र था उसको भी ऐसा शक नहीं था कि जिसको वो दोस्त बनाकर इस घर में लेके आया वो दोस्त शैतान बन जाएगा, दरिंदा बन जाएगा, तो उसकी ही पत्नी के साथ में इस तरीके के रिश्तों में आ जाएगा। हेमेंद्र बेचारा अपने काम पे जाता, काम से लौट के आता, कभी शाहरुख को फ़ोन करता, कहता यार अकेले हो आ जाओ, चलो खाने की दावत है। शाहरुख दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता। अच्छा, जो रिंकी थी ये तरह तरीके के अलग अलग तरीके के खाने बनाती थी, जिससे शाहरुख को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो रिंकी के खाने की और रिंकी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। एक दिन की बात है कि जब हेमेंद्र अपने काम के सिलसिले में जाता है, क्योंकि हेमेंद्र की ड्यूटी जो होती है फिक्स होती है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो आमतौर पर फ्री होता है, कॉल आने पे ही जाता है। इसलिए जो शाहरुख होता है ये रिंकी के घर आ जाता है और उस समय जो हेमेंद्र है ये घर पे जब वापस आता है तो शाहरुख कहता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। कई मरतबा ऐसा होता है कि हेमेंद्र घर पे नहीं होता तो शाहरुख घर पे बैठा होता। जब हेमेंद्र घर पे आता तो वो कहता है कि तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम घर पे ही हो। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अवैध संबंध या फिर इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं छुपाए छुप नहीं पाती। एक दिन जो हेमेंद्र अपने काम से जल्दी लौट कर आता है तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी रिंकी और उसका दोस्त जिसका नाम शाहरुख दोनों ही एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में। जब इस तरीके से वो अपने सबसे प्रिय दोस्त और अपनी प्रिय पत्नी को इस तरीके से देखता है, बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है।
लेकिन सीधे मिजाज का आदमी वहाँ से पीछे हट जाता है, चला जाता है। उसके बाद में जो शाहरुख होता है वो भी अपने कपड़े वगैरह लेता है, वहाँ से भागता है। जब शाहरुख चला जाता है तो उसके बाद हेमेंद्र लौट के आता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि क्या पता उसकी पत्नी मान जाए, क्योंकि सीधे मिजाज का आदमी है, उसे कहाँ लड़ाई झगड़ों से मतलब। इसलिए वो अपनी पत्नी रिंकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिंकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। जब मानने से इनकार कर देती है तो हेमेंद्र सोचता है कि इस जगह पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही होगा कि इस जगह को ही छोड़ दूं, दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाऊं। और उसके बाद में ना शाहरुख वहाँ पर आ पाएगा, ना मेरी पत्नी वहाँ पर जा पाएगी, यानी एक दूसरे से जब मुलाकात ही नहीं होगी तो फिर ये जो अवैध संबंध है यहीं पर दम तोड़ देंगे। लिहाजा उसके बाद में जो हेमेंद्र था अपनी पत्नी को लेता है, इसी सिडकुल थाने में पहुंचता है, वहीं पर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर नौकरी ढूंढ लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जो हेमेंद्र की पत्नी थी रिंकी उर्फ किरण, इसके ऊपर शाहरुख के इश्क का जुनून सवार था। जब भी हेमेंद्र काम पे जाता तो जो रिंकी थी, क्योंकि अब ये रूम पर ही रहती थी, नौकरी छोड़ चुकी थी, इसलिए ये शाहरुख को कॉल करती और घंटों घंटों बात करती। और इसके मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आने लगी थी कि इसने शाहरुख से कई बार कहा कि उसके पति को रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम तुम एक हो जाएंगे। लेकिन शाहरुख शुरुआत में तो मना करता रहता है, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार जब रिंकी यही रट लगाए रहती है कि उसका कत्ल करना है, उसका कत्ल करना है, तो आखिरकार शाहरुख भी इस दरिंदगी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में शाहरुख और रिंकी मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत 19 मार्च साल 2023 को शाहरुख हेमेंद्र को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि हेमेंद्र यार, गलती हो गई थी, मुझसे माफ़ कर दे, अनजाने में ये सारी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी गलती से तुझसे माफ़ी मांग ली है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो जो हेमेंद्र होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, बेचारा काफ़ी ज़्यादा सीधे मिजाज का व्यक्ति था। वो कहता है कि शाहरुख कोई बात नहीं, मैं सारी बातों को भूल चुका हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम भी इन बातों को भूल जाओ। लेकिन जो शाहरुख होता है वो हेमेंद्र से कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मेरी घर की दावत कबूल करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, अन्यथा मैं सोचूंगा कि तुम मुझे अभी भी नाराज़ हो। हेमेंद्र जो था वो शाहरुख की दावत कबूल करता है और 19 मार्च साल 2023 को ये शाहरुख के घर पहुंच जाता है शाम को। साथ में बैठकर ये दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में शराब पीते हैं। शाहरुख हेमेंद्र को इतनी ज़्यादा शराब पिलाता है कि वो शराब पीते पीते सुन्न पड़ जाता है। जब वो एकदम से शराब के नशे में हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसका जो जिस्म था, जो शरीर था, बेसुध हो जाता है। तो उसके बाद में जो शाहरुख था एक रस्सी निकाल के लाता है। रस्सी निकालने के बाद में उसके गले को दबाता है। गला दबाने के बाद में जब तक उसके गले को दबाता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब हेमेंद्र की मौत हो जाती है उसके बाद में उसके शव को अपनी गाड़ी में डालता है और निकल जाता है अपने इलाके में, सहारनपुर इलाके में, और वहीं पर एक नदी में उसके शव को फेंक देता है 19 मार्च की रात और 20 मार्च की सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास उस नदी में शव को फेंक देता है। और उसके बाद ये चला आता है और जो डेड बॉडी थी हेमेंद्र की वो एक गांव पड़ता है शिमलाया गांव। 6 से 7 दिन के बाद में वो शिमलाया गांव में वो डेड बॉडी मिलती है, बदबू फैलने लगती है। उसके बाद में पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस डेड बॉडी को लेती है, उसके फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह सर्कुलेट करती है और पुलिस सोचती है कि कोई व्यक्ति देखेगा, उसके बाद डेड बॉडी को क्लेम करेगा, उसके बाद अगर रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो छानबीन की जाएगी। लिहाजा जब कोई भी व्यक्ति उसे लेने के लिए नहीं आता है तो पुलिस वाले पोस्टमार्टम कराकर उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब पिता इस बातों को सुनता है कि उसके बेटे की हत्या हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, उसकी डेड बॉडी गल सड़ चुकी थी, ज़रा सोचिए कि उस पिता के दर्द का अंदाज़ा आप लोग लगाइए कि उसका बेटा काम करने के लिए आया था, उसकी हत्या कर दी गई और उसके बेटे को एक तरीके से वो उसके परिवार वालों के द्वारा मुख अग्नि भी ना मिली। उसके परिवार वालों को लास्ट बार अपने बेटे का चेहरा भी देखने को ना मिला और वजह सिर्फ एक थी, अवैध संबंध। दोस्तों, ये जो महिला थी रिंकी, इसकी कितनी गलती है, शाहरुख की कितनी गलती है और इन दोनों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें जोधाराम शरण है। जोधाराम शरण लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बायतू ज़िला बाड़मेर राजस्थान से कहानी सुनता हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण सिंह है, लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो। तो अरुण सिंह जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो भैया शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है मलिक जी। तो इकरा इमरान जी आपका शुक्रिया। हसीब अंसारी है, लिखते हैं आप परफेक्ट हो भाई, आपकी कहानी अच्छी हैं और सुनाने का तरीका भी।
तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार में ये कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी दिल दहला देती है। हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं इसमें गलती औरत की है, नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो रेनू सुल्त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर ज़िले से कहानी सुनते हैं, तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम है, हार्ट बनाते हैं भैया, आपका धन्यवाद। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, तो भैया नमस्कार। लिखते हैं उमा को फिसलते हुए अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए था, बेटी की शादी करना चाहिए थी, उसके बारे में सोचना चाहिए था, अपनी शादी के बारे में नहीं। अच्छे भले खुशहाल परिवार को सत्यानाश कर दिया। समझदार बेटिया को सलाम, लेकिन बिटिया की भी चिंता हो रही है कि अब उसके परिवार में उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने मुकेश शर्मा जी, आपका शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद है, लिखते हैं कमाई हलाल की हो और वो निहाल करती है, ये इस कहानी से सीखने को मिला। एन इंस्पायरिंग स्टोरी सर जी। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, बागपत मायाकंड की कहानी सुनाइए। तो लईक अब्बास जी मैं कोशिश करूँगा। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद है, लिखते हैं हर शौक़ उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है, कौए को कभी भी हंस की चाल नहीं चलना चाहिए। तो सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अली है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अली है, मैं फरीदाबाद से कहानी सुनता हूँ। तो अब्दुल अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई आप किस जगह से हो। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है इकरा इमरान का, लिखते हैं सॉरी मैं कल कमेंट्स नहीं कर पाई थी। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।